हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं अक्टूबर के लास्ट वीक की सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 21 अक्टूबर तक के जो करंट अफेयर्स है वो 3 वीकली वीडियोस के अंदर कवर कर लिया है। आई होप आपने उन वीडियोस को देखा होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं चौथे वीक की करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो बाकी बचे हुए डेज हैं अक्टूबर में 22 से लेकर के 31 अक्टूबर, इस दौरान जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वो सभी आपको यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, बस आपको ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुन लिया गया है? तो कांग्रेस पार्टी में हाल ही में चुनाव करवाया गया था अध्यक्ष पद के लिए, और यहाँ पर दो लोगों के बीच में मेन मुकाबला था। एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे शशि थरूर। तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हरा दिया है और यहाँ पर विजेता बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। सुल्तान जोहर कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? सुल्तान जोहर कप जो होता है ये पुरुषों का एक इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट होता है। हालांकि इसमें 21 साल से कम उम्र के हॉकी खिलाड़ी ही हिस्सा लेते हैं। इस बार का जो टूर्नामेंट हुआ था ये मलेशिया के अंदर आयोजित किया गया था। इस बार इसको जीता किसने है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जीता है भारत ने। याद रखिएगा, यहाँ पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इस बार हराया है और यहाँ पर भारत का ये तीसरा खिताब था। तो भारत ने किसको हराकर जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हराया है और अपना तीसरा खिताब हासिल किया है सुल्तान जोहर कप में। क्योंकि इससे पहले 2013 में भी भारत जीत चुका है और 2014 में भी भारत ने ही जीता था। इनमें से कौन सा देश 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होती है ये हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। तो इसका 2023 में जो 12वां सम्मेलन होने वाला है ये आयोजित किया जाएगा फिजी देश में। फिजी कहाँ पर है? ये ओशिनिया महाद्वीप के अंदर एक आइलैंड कंट्री है। तो यहीं पर आयोजित किया जाएगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इसमें भारत को कौन रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि भारत की तरफ से इसमें कौन जाएगा? तो वो होंगे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो हिंदी दिवस जो है ये एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है और वो कब होता है? 10 जनवरी को, और एक होता है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर, वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। साल 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया गया है? सबसे पहले आपको बता दूं कि सर सैयद अहमद खान जो थे इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जो कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में आता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इसी के द्वारा वार्षिक रूप से ये पुरस्कार दिया जाता है, सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 2022 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है एक अमेरिकी इतिहासकार को जिनका नाम है बारबरा मैटकॉफ। बारबरा मैटकॉफ कहाँ की हैं? ये अमेरिका की एक मशहूर इतिहासकार हैं। इन्होंने भारत और पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी के इतिहास पर काफ़ी ज़्यादा लेख लिखे हैं, तो उसके चलते इनको ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में भारत के 2 समुद्र तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। एक तो है थुंडी समुद्र तट और दूसरा है कदमत समुद्र तट। आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो दोनों बीचेस हैं भारत के ये कौन सी जगह पर हैं, कौन से यूनियन टेरिटरी या फिर राज्य में है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के ये जो 2 समुद्र तट हैं थुंडी बीच और कदमत बीच, इनको हाल ही में ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिला है। जो ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन होता है ये एक तरीके का इको लेवल है। इससे पता चलता है कि ये दुनिया के सबसे साफ समुद्र तटों में शुमार है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ये कौन देता है? ये आपको याद रखना है। एक संस्था है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन और इसका मुख्यालय डेनमार्क के कोपेनहेगन में है। तो इसी संस्था के द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है। हाल ही में भारत के 2 समुद्र तटों को दिया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये है कदमत बीच और ये है थुंडी बीच। तो ये दोनों के दोनों लक्षद्वीप के अंदर हैं और इनको हाल ही में ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिला है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि भारत के अंदर ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस की संख्या हो चुकी है 12, क्योंकि इससे पहले 10 बीच ऐसे हैं भारत के जिनको पहले से ही ये टैग मिला हुआ था। यहाँ पर आप इन सभी के नाम देख सकते हैं, जैसे कि शिवराजपुर बीच जो है यह है गुजरात के अंदर,
गोगला बीच है दीव के अंदर, कासरगोड और पादुबिद्री है कर्नाटका के अंदर, कप्पड़ बीच है केरल के अंदर, रूसीकोंडा बीच है आंध्र प्रदेश में, गोल्डन बीच है ओडिशा के अंदर। और ये जो गोल्डन बीच है इसी को सबसे पहले ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिला था भारत में। फिर इसके बाद राधानगर बीच ये है अंडमान निकोबार में, और कोवलम बीच है तमिलनाडु के अंदर, और बाकी ईडन जो बीच है ये है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में। तो इस तरीके से भारत में 12 ऐसे समुद्र तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। बीसीसीआई ने फैसला किया है कि महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को समान मैच फीस दी जाएगी। आपको बताना है कि बीसीसीआई के वर्तमान सचिव कौन हैं। तो बीसीसीआई के जो वर्तमान सचिव हैं उनका नाम है जय शाह, और इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि अब से महिलाओं और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को इक्वल मैच फीस दी जाएगी। यानी कि अगर टेस्ट मैच होगा तो उसके लिए 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए। इसके अलावा ओडीआई मैचेस के लिए 6 लाख रुपए और T20 मैचेस के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही इतना ही मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि बीसीसीआई के हाल ही में अध्यक्ष भी बदल गए हैं। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे सौरभ गांगुली, लेकिन अब बन गए हैं रोजर बिन्नी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। 23 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर के अंदर इसने एक भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में सरयू नदी के तट पर एक भव्य दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया जाता है। और इस बार के दीपोत्सव समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की। सो आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नरेंद्र मोदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार ये जो दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया गया था इसमें 15 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर दिए जलाए गए थे। ब्रिटेन के इतिहास में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ब्रिटेन के इतिहास में किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को हाल ही में प्रधानमंत्री बनाया गया है और इनका नाम है ऋषि सुनक। आप जानते हैं कि 2 महीने पहले तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर उसके बाद लीज ट्रस को बनाया गया था और 45 दिनों के अंदर ही उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। अब बने हैं ऋषि सुनक। तो ये भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये पहले वैसे इसके वित्त मंत्री भी रह चुके हैं ब्रिटेन के, अब इनको पीएम बनाया गया है। अभी के समय ब्रिटेन की जो सत्ताधारी पार्टी है, यानी कि जिस पार्टी से ऋषि सुनक बिलोंग करते हैं, उस पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किस भारतीय मूल की महिला को गृह मंत्री बनाया है? तो भारतीय मूल की एक महिला है जिनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। ये ब्रिटेन की इस समय गृह मंत्री हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन डी। इससे पहले जब लीज ट्रस प्रधानमंत्री थी तो उनके कार्यकाल में भी सुएला ब्रेवरमैन को यहाँ पर गृह मंत्री बनाया गया था, लेकिन फिर बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो एक बार फिर से यहाँ पर ऋषि सुनक ने इनको कैबिनेट में शामिल कर लिया है। 22 से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच में कौन सा देश शीतरांग चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है? तो शीतरांग चक्रवात जो है ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था जो कि 22 से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच में आया था बांग्लादेश के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में आया था और इसने बांग्लादेश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। यहाँ पर बेसिकली बांग्लादेश के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा घरों को नुकसान पहुँचाए और यहाँ पर 56 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो बांग्लादेश को इसने सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। आइवरी कोस्ट में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आइवरी कोस्ट जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। तो यहाँ पर अब भारत के अगले राजदूत होंगे राजेश रंजन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो जो एक टाइगर रिजर्व होता है ये बाघों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। तो हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में ये कौन से जिले में पड़ता है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये चित्रकूट जिले में आता है, यानी कि ये बुंदेलखंड रीजन में है और इस तरीके से ये बुंदेलखंड रीजन का पहला टाइगर रिजर्व बना है। पूरे भारत का तो ये 53वां टाइगर रिजर्व है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है उसमें ये पहला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यूपी के अंदर 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, क्योंकि 3 तो पहले से थे। एक तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी जिले में था, फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये पीलीभीत जिले में ही है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये है बिजनौर जिले में, और रानीपुर टाइगर रिजर्व ये है चित्रकूट जिले में।
तो इस जगह पर चित्रकूट जिले में ये जो टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया है। आप जानते हैं कि इसके इधर मध्य प्रदेश की साइड में यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व है और पन्ना टाइगर रिजर्व के जो बाघ हैं वो अब यहाँ से चित्रकूट की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो केन और बेतवा नदियाँ हैं उनको आपस में जोड़ा जा रहा है, जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व का जो काफ़ी सारा हिस्सा है वो जलमग्न हो जाएगा। तो जब यहाँ से बाघ जो है ये चित्रकूट की तरफ जाएंगे तो इसी कारण से पहले से ही यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। सेम इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर भी एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए, जिसका नाम होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर होगा? ये 3 जिलों में फैला होगा मध्य प्रदेश के, एक तो दाम्बो, दूसरा सागर और तीसरा नरसिंहपुर। इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं केन और बेतवा ये 2 नदियाँ हैं। इसमें से जो केन नदी है उसमें एक्सेस पानी है जिसको निकाल करके बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा, ताकि जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पर पानी की समस्या को दूर किया जा सके। तो केन और बेतवा नदियों को जो जोड़ने की परियोजना है, इसको लागू करने से जो मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसमें रहने वाले बाघों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसका काफी सारा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। तो पन्ना टाइगर रिजर्व के जिन बाघों पर यह प्रभाव पड़ेगा उनके लिए पहले ही मध्य प्रदेश के अंदर और यूपी के अंदर एक एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर जो बना है उसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों में फैला होगा, दामोह, सागर और नरसिंहपुर। ये पूरे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व होगा, ये भी याद रखिए। इसी तरीके से यूपी में बनाया गया है चित्रकूट जिले के अंदर, और चित्रकूट जिले में ये जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है? उसका नाम रखा गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये यूपी का 4था टाइगर रिजर्व है। तो इसी तरीके से आपको इसको याद रखना है। राजस्थान के किस जिले में दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो राजस्थान राज्य के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया गया है, और ये राजस्थान के राजसमंद जिले में पड़ता है। राजस्थान के राजसमंद जिले में एक शहर है जिसका नाम है नाथ द्वारा, और यहीं पर भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू स्थापित की गई है, जिसकी टोटल हाइट है 369 फीट। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसका जो नाम रखा गया है यह विश्वास स्वरूपम, यानी कि स्टैचू ऑफ बिलीफ। आपको बता दूं कि जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं यानी कि अशोक गहलोत, उन्होंने इसका अनावरण किया है 2012 में। 2012 के अंदर इसकी आधारशिला रखी गई थी और अभी 2022 में बनकर तैयार हुआ है, यानी कि इसको बनने में 10 साल का वक्त लगा है। 23 अक्टूबर को इसरो ने किस रॉकेट की हेल्प से वनवेब इंडिया के 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है? तो वनवेब नाम की जो कंपनी है ये ब्रिटेन के अंदर स्थित है। ये जो कंपनी है ये सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए धरती के चारों तरफ कई सारे ये सैटेलाइट्स का जाल बिछा रही है, और उन्हीं को वनवेब सैटेलाइट्स बोला गया है। तो हाल ही में भारत की इसरो ने वनवेब के 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, और इसके लिए जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया यह भारत का सबसे ज़्यादा पावरफुल रॉकेट यानी कि LVM-3। तो LVM-3 M2 रॉकेट के जरिए हाल ही में इसरो ने वनवेब इंडिया के 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये NSEL का मिशन था, जो कि इसरो की ही कॉमर्शियल ब्रांच है। इसका मतलब होता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये इसरो की ही कॉमर्शियल ब्रांच है। तो इसी ने हाल ही में फॉरेन कस्टमर वनवेब के 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ा है। 1 जनवरी 2023 से ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बन जाएंगे? तो ब्राजील के अंदर हाल ही में आम चुनाव करवाए गए हैं, और यहाँ पर वर्कर्स पार्टी ने जीत हासिल की है। तो वर्कर्स पार्टी के जो प्रमुख हैं लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा, ये बन गए हैं ब्राजील के नए राष्ट्रपति। हालांकि 1 जनवरी 2023 को पदभार संभालेंगे। तो अभी के लिए कौन है? अभी के समय ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो। आपको बता दूं कि जो लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा हैं, इनको आप इतना ही याद रखिए, लुला डी सिल्वा। तो इन्होंने इससे पहले भी यहाँ पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। 2003 से लेकर के 2010 तक भी ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। तो एक बार फिर से यहाँ पर इन्होंने वापसी की है। हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए आयकर विभाग ने कौन सी पहल शुरू की है? तो हाल ही में भारत के आयकर विभाग ने यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक पहल शुरू की है, जिसका मेन मकसद है कि जगह जगह पर पौधारोपण करना ताकि हरियाली बढ़ाई जा सके, यानी कि माइक्रो फॉरेस्ट के जरिए हरियाली बढ़ाना, ये इसका मकसद है। तो जगह जगह पर जैसा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो बिल्डिंग है या फिर जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं वहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे।
तो इस पहल को नाम दिया गया है हरित आयकर। यहाँ पर हरित आयकर का फुल फॉर्म भी है, आप देख सकते हैं, हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। राजस्व विभाग का नया सचिव किसको बना दिया गया है? तो भारत का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अब इसके नए सेक्रेटरी बन गए हैं संजय मल्होपात्रा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा भी कुछ और जो भारत के विभाग हैं उनमें भारत के नए सचिव बन गए हैं, जैसे कि संजय मल्होत्रा, मैंने आपको बताया, ये भारत के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, यानी कि राजस्व सचिव बन गए हैं। गिरिधर आर्माने ये बन गए हैं रक्षा सचिव, यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी। अमृत लाल मीना ये कोयला मंत्रालय में सचिव बने हैं, यानी कि कोयला सचिव बन गए हैं। नागेंद्र नाथ सिन्हा ये भारत के स्टील सेक्रेटरी बन गए हैं, इस्पात सचिव। अलका उपाध्याय जो कि आप जानते हैं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये चेयरमैन हैं, तो इनको हाल ही में रोड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी बनाया गया है। 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से स्थान पर भूल भुलैया उद्यान यानी कि मेज गार्डन और मियावाकी वन यानी कि मियावाकी फॉरेस्ट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये जो दोनों जगह हैं ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के नए टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, यानी कि अब जब आप स्टैचू ऑफ यूनिटी को विजिट करेंगे तो आप इनको भी विजिट कर सकते हैं। ये पर्यटन की दृष्टि से इनको बनाया गया है। तो ये कहाँ पर है? ये एकता नगर गुजरात में इनको बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेज गार्डन यानी कि भूल भुलैया उद्यान, और आपको बता दूं कि ये पूरे भारत का सबसे बड़ा मेज गार्डन है, यानी कि सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान जो है ये बनाया गया है केवड़िया गुजरात में। ये 3 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 2100 मीटर का लंबा रास्ता भी है। तो इसको यंत्र की आकार में बनाया गया है जिसको माना जाता है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इसको यंत्र की शेप में बनाया गया है और इसमें आप जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये सभी पौधे हैं, तो तरह तरह के यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं। दूसरा जो यहाँ पर है मियावाकी फॉरेस्ट, ये एक जापान के मशहूर इकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर अकीरा मियावाकी। इन्होंने जापान के अंदर एक तकनीक विकसित की थी जिसको बोलते हैं मियावाकी मेथड, और इसके जरिए बहुत ही कम समय में काफ़ी डेंस फॉरेस्ट को बनाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो अलग अलग प्रजाति के पौधे हैं उनको एक साथ उगाया जाता है, जिससे काफ़ी कम समय के अंदर ही जो फॉरेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा घने हो जाते हैं, और इस तकनीक को नाम दिया जाता है मियावाकी मेथड। तो इन्हीं के नाम पर मियावाकी फॉरेस्ट बनाया गया है हाल ही में केवड़िया गुजरात के अंदर। इसमें भी कई तरह के जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, आपने जापान के अंदर कई बार इस तरह के गेट्स देखे होंगे, जगह जगह पर इस तरह के आपको गेट देखने को मिल जाएंगे। तो उसी आकृति में यहाँ पर मियावाकी फॉरेस्ट का जो गेट है ये भी बनाया गया है। 27 से लेकर के 30 अक्टूबर तक पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है? तो आसियान और भारत के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया था, और ये हुआ है इंडोनेशिया के बोगोर शहर में। आपको पता होगा जो आसियान है यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि जो आसियान है इसमें 10 देश आते हैं जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर स्थित हैं। तो 10 देशों का ये जो ग्रुप है इसका मुख्यालय भी इंडोनेशिया के अंदर ही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है, और इंडोनेशिया के एक शहर बोगोर में ये पहली बार सम्मेलन हुआ है। एक महोत्सव है जिसका नाम है आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव। तो ये पहली बार हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का विषय क्या है? तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो होता है ये लोगों को करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस बार ये जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह हुआ है ये 31 अक्टूबर को शुरू हुआ था, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो जन्मदिन होता है उस दिन यानी कि एकता दिवस को ये शुरू हुआ, और ये कब समाप्त हुआ? 6 नवंबर को। तो पूरे एक हफ्ते तक ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया था, और इसकी थीम रखी गई थी करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष निरस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? निरस्त्रीकरण यानी कि डिसआर्मामेंट का मतलब होता है हथियारों के उपयोग को कम करना। बेसिकली जो परमाणु हथियार हैं तो उनके उपयोग को कम करने के लिए और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। ये 24 से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया है। आप जानते हैं कि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे होता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। तो 24 अक्टूबर को ये शुरू होता है और फिर ये एक हफ्ते तक चलता है, यानी कि 30 अक्टूबर तक। तो आंसर होगा ऑप्शन सी।
हाल ही में किस संगठन ने वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टेडफास्ट नून 2022 आयोजित किया है? तो स्टेडफास्ट नून नाम का जो अभ्यास होता है ये एक वार्षिक परमाणु अभ्यास है नेटो कंट्रीज का। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। नेटो की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 30 देशों का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है और नेटो के जो वर्तमान प्रमुख हैं उनका नाम है जेंस स्टोल्टनबर्ग, जो कि नॉर्वे कंट्री से आते हैं। तो नेटो कंट्रीज का ही एक वार्षिक परमाणु अभ्यास होता है स्टेडफास्ट नून 2022, जो कि इस बार बेल्जियम के अंदर आयोजित किया गया है। तो बेल्जियम ने इसकी मेजबानी की है और इसमें नेटो के जो 30 देश हैं उनमें से 14 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास कौन से देश में आयोजित किया गया है? तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, यानी कि भारत ने हाल ही में पहली बार 2 अफ्रीकी देशों के साथ में एक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम इसी कारण से रखा गया है IMT ट्राइलेट, जिसमें I का मतलब है इंडिया, M का मतलब है मोजाम्बिक और T का मतलब है तंजानिया। तो ये इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। इस बार ये किसकी मेजबानी में हो रहा है? क्योंकि इसमें 3 देश हैं, तो कौन से देश ने इसकी मेजबानी की है? ये मेजबानी मिली थी तंजानिया को, यानी कि तंजानिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो आंसर होगा तंजानिया। आप यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि इसमें जो भारत का नौसैनिक जहाज गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था INS तरकस। INS तरकस। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट 2022 जो हुई है इसका आयोजन किया गया था भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में। बांग्लादेश में खुल्ला नाम का एक शहर है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफल नामक किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने हाल ही में राज्य के किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया है सफल। और इस सफल का फुल फॉर्म भी है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स। सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये पूरे भारत का पहला ऑनलाइन कृषि क्रेडिट पोर्टल है और इसके जरिए जो किसान हैं वो आसानी से कृषि लोन ले सकते हैं। तो पूरी जो प्रक्रिया है एग्रीकल्चरल लोन लेने की, इसको काफ़ी आसान बना दिया गया है सफल प्लेटफॉर्म के जरिए। अब ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो महिलाओं का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है अंडर 17 लेवल का, ये हाल ही में आयोजित किया गया था भारत में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत ने इसकी मेजबानी की है। और अगर आपसे पूछें कि भारत में ये कहाँ कहाँ पर हुआ था, तो भारत के 3 शहरों में हुआ था। एक तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में, दूसरा महाराष्ट्र के नवी मुंबई में और तीसरा गोवा का मडगांव शहर। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इसको जीता किसने है? तो देखिए इस बार के टूर्नामेंट में टोटल 16 टीमें शामिल हुई थी जिसमें भारत भी शामिल था। यहाँ पर आपको बता दूं भारत ने पहली बार इसके अंदर हिस्सा लिया था। हालांकि भारत जो है वो ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया था, लेकिन यहाँ पर जो फाइनल विजेता बना है वो देश है स्पेन। तो स्पेन की टीम ने यहाँ पर जीता है और दूसरी बार जीता है। इसने कोलंबिया को हरा करके ये खिताब जीता है। अब इससे जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कि ये इस बार 7वां संस्करण था, ये आपको याद रखना है। 11 से 30 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। इसके होस्ट सिटीज जो थे ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। चैंपियन बना है इस बार स्पेन, इसने 2nd टाइम जीता है और कोलंबिया को यहाँ पर इसने हराया। ये जो फाइनल मुकाबला हुआ था स्पेन और कोलंबिया के बीच में, ये नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम के अंदर खेला गया था। यहाँ पर इसका ऑफिशियल स्लोगन जो था ये था किक ऑफ द ड्रीम, किक ऑफ द ड्रीम। फिर ऑफिशियल मैस्कट यानी कि शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था ईभा, जो कि एक एशियाटिक लायनेस है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो इस टूर्नामेंट से आपको ये सभी बातें याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल्स पहल के लिए फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फुटबॉल फॉर ऑल्स नाम की जो पहल है इसको भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसीलिए हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने फीफा यानी कि जो फुटबॉल के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसी तरीके से भारत के अंदर जो फुटबॉल की संस्था है AIFF, इन दोनों के साथ में शिक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है।
यहाँ पर आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये है भारत के शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान, और ये है फीफा के वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो। तो इनके साथ में ये समझौता हुआ है। बाकी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, इनका नाम भी याद रखिए क्योंकि हाल ही में बने थे। तो इनका नाम है कल्याण चौबे अखिल। कल्याण चौबे अखिल हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2022-23 की अवधि के लिए भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसको बना दिया गया है। तो देखिए, जो भारतीय बैंक संघ है यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये भारत के बैंकों का संघ है। तो 2022-23 की अवधि के लिए इसके जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम है A.K. गोयल यानी कि अतुल कुमार गोयल। वर्तमान समय में ये जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके MD और CEO हैं। तो इन्हीं को हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है 2022-23 के लिए। 30 अक्टूबर को PM नरेंद्र मोदी ने कौन से शहर के अंदर C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है। तो C-295 जो एयरक्राफ्ट है ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, हालांकि और भी कई सारे कामों में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। तो C-295 विमानों को भारत के अंदर भी बनाया जाएगा और इसी कारण से हाल ही में गुजरात के वडोदरा में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी जिसकी आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि भारत सरकार ने C-295 विमानों को खरीदने के लिए स्पेन की एक कंपनी के साथ में समझौता किया था जिसका नाम है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, ये जो कंपनी है ये स्पेन के अंदर स्थित है और इसी से टोटल 56 C-295 ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं इनको खरीदने के लिए भारत सरकार ने समझौता किया था। इस समझौते में यह डिसाइड किया गया था कि इन 56 में से 16 जहाज़ों को डायरेक्टली स्पेन से भारत में इंपोर्ट किया जाएगा, बाकी जो 40 जहाज हैं उनको भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। तो इन्हीं 40 विमानों को बनाने के लिए वडोदरा गुजरात के अंदर एक प्लांट स्थापित किया जा रहा है जहां पर जो टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड है भारत की कंपनी, इसी तरीके से ये जो स्पेन की कंपनी है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, ये दोनों मिलकर के 40 विमान बना करके इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप इसको याद रखेंगे तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे पहले तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने, किसी भी भारतीय पहलवान ने जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप होती है अंडर 23 लेवल की, उसमें कभी भी किसी भी भारतीय ने गोल्ड नहीं जीता था। तो जो पहले विजेता बने हैं जिन्होंने गोल्ड जीता, इनका नाम है अमन सहरावत। अमन सहरावत जो हैं ये सिर्फ 16 साल के हैं और यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो कि इसी से रिलेटेड है, आपको बताना है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान कौन बन गए हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप होती है इसमें कुश्ती के 2 तरह के इवेंट होते हैं, एक तो जिसको बोलते हैं फ्री स्टाइल और दूसरा होता है ग्रीको रोमन। तो फ्री स्टाइल में तो भारत ने पहले मेडल जीता भी था, लेकिन ग्रीको रोमन में आज तक किसी भी खिलाड़ी ने कोई भी मेडल नहीं जीता था अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर। तो जो पहले पहलवान बने हैं ग्रीको रोमन पहलवान, इनका नाम है साजन भनवाल। इन्होंने यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर कांस्य पदक जीता है। अब इस बार का ये जो अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ है ये कहाँ पर हुआ था, इसका आयोजन किया गया था पोंतेवेद्रा में, जो कि है स्पेन में। तो स्पेन सिर्फ आपको याद रखना है कि स्पेन के अंदर ये आयोजित किया गया था। इसमें भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं जिनमें से 1 गोल्ड जीता है, ये मैंने आपको बताया अमन सहरावत ने जीता है। फिर 1 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर भारत ने जीते हैं। यहाँ पर मैंने जो सभी विजेता हैं भारत के, इनके नाम लिख दिए हैं ताकि आप इनको आसानी से पढ़ सकें। इन्हीं में से अमन सहरावत जो है इन्होंने गोल्ड जीता है मेंस 57 किलोग्राम भार वर्ग में, जबकि साजन भनवाल जिन्होंने ग्रीको रोमन के अंदर सबसे पहली बार कोई मेडल जीता है तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है 77 किलोग्राम भार वर्ग में। हालांकि इनके बाद 2 और भी खिलाड़ियों ने ग्रीको रोमन में जीता है जिनका नाम है विकास और नितेश। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अंदर तराई हाथी रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दी है। आप जानते हैं कि जो हाथी रिजर्व होता है ये हाथियों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। तो अब भारत के अंदर 33वां हाथी रिजर्व जो है ये बनाया जाएगा जिसका नाम होगा तराई हाथी रिजर्व, और ये बनेगा यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आप जानते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व है, और इसी तरीके से जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, तो इसका जो कंबाइंड रीजन है इन्हीं के जंगलों में ये तराई हाथी रिजर्व बनाया जाएगा।
आपको बता दूं कि इसी साल यानी कि साल 2022 के अंदर ही 3 एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 31वां एलिफेंट रिजर्व भारत का मंजूरी दी गई थी, उसका नाम है लेमरू एलिफेंट रिजर्व। और ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा छत्तीसगढ़ में। फिर इसके बाद 32वां जो एलिफेंट रिजर्व है इसको मंजूरी दी गई है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर इसका नाम है अगस्त्यमलई हाथी रिजर्व। और अब 33वें एलिफेंट रिजर्व को भी मंजूरी मिल गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगा। ये 2 जिलों के अंदर फैला होगा, एक तो लखीमपुर खीरी और दूसरा पीलीभीत। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया के 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, जिसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दुनिया का 10वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर आप इसे इमेज के अंदर भी देख सकते हैं। यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि भारत का सबसे बिजिएस्ट और दुनिया का 10वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बना है। जबकि पूरी दुनिया का जो सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है वो है अमेरिका के अंदर हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 28 और 29 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति की विशेष बैठक कौन से शहर में आयोजित की गई है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो आतंकवाद विरोधी समिति होती है, यानी कि एंटी टेररिज्म कमेटी होती है, उसकी हाल ही में एक स्पेशल मीटिंग हुई थी भारत के 2 शहरों में, मुंबई और नई दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो विशेष बैठक हुई थी, ये कौन से विषय पर चर्चा करने के लिए हुई थी? ये था काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पसेस, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों में जो नई और उभरती हुई तकनीकों का इस्तेमाल होने लग रहा है, उसका किस तरीके से मुकाबला किया जाए, इसी बात पर यह विशेष बैठक आयोजित की गई थी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए भी क्योंकि भारत के अंदर इसका आयोजन किया गया है मुंबई और नई दिल्ली, इन 2 शहरों में। हाल ही में किसे 3 साल के लिए फिर से ICICI बैंक का MD और CEO बना दिया गया है? तो ICICI बैंक जो है ये भारत का एक प्राइवेट बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो इसके जो वर्तमान MD और CEO हैं, इनका नाम है संदीप बख्शी, और हाल ही में 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 2023 में इनका कार्यकाल खत्म होना था, लेकिन अब ये कार्यकाल इनका खत्म होगा 2026 में। किस राज्य की सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है? तो बच्चों के खिलाफ जो साइबर अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए केरल की सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है कुंजप। सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बेक्स 2022 नाम का जो अभ्यास हुआ है, ये इसका बंदरगाह चरण कहाँ पर आयोजित किया गया है? सिम्बेक्स का मतलब होता है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, यानी कि ये सिंगापुर और भारत के बीच में एक नौसेना अभ्यास होता है और इस बार इसका 29वां संस्करण आयोजित किया गया है। 29वां संस्करण इस बार हुआ था, ये आपको याद रखना है, भारत और सिंगापुर के बीच में ये होता है। तो इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये भारत की मेजबानी में हुआ है। तो ये 2 चरणों में हुआ। एक तो इसका जो हार्बर फेस होता है यानी कि बंदरगाह चरण, वो आयोजित किया गया था आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, और जो इसका समुद्री चरण हुआ वो आयोजित किया गया था बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो बंदरगाह चरण है ये कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। 30 अक्टूबर को गुजरात में किस नदी के ऊपर बने मोरबी हैंगिंग ब्रिज के ढहने से कम 141 लोगों की मृत्यु हो गई? तो यहाँ पर काफ़ी दुखद घटना देखने को मिली गुजरात के मोरबी शहर के अंदर। गुजरात के अंदर एक जिला है जिसका नाम है मोरबी। तो यहीं पर मोरबी नाम का शहर है जहाँ पर एक झूलता पुल था जिसको बोलते थे मोरबी हैंगिंग ब्रिज। तो ये हाल ही में गिर गया और इसके चलते 141 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई। मोरबी के अंदर ये जो झूलता पुल था ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर बनाया गया था, लगभग 1887 के आसपास इसको बनाया गया था। और इसकी जो ऑफिशियल इस पर लोगों की कैपेसिटी है वो 125 लोग ही यहाँ पर चढ़ सकते थे, लेकिन जब ये दुर्घटना हुई तो पुल के ऊपर लगभग 500 के आसपास लोग सवार थे। तो उनमें से 141 लोगों की यहाँ पर दुखद मृत्यु हो गई है। लेकिन सवाल में यहाँ पर जो पूछा गया है इसमें ये पूछा गया कि मोरबी हैंगिंग ब्रिज जो है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये बना था माच्छू नदी के ऊपर। तो इसी नदी में लोग गिरे और यहाँ पर 141 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यहाँ पर आपको बता दूं कि मोरबी के अंदर ये जो झूलता पुल था, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 1887 के आसपास बना था, तो काफ़ी पुराना था। तो इसके रिनोवेशन का जो काम है वो एक कंपनी को दिया गया था जिसका नाम है ओरेवा। ओरेवा नाम की कंपनी को इसके रिनोवेशन का काम दिया गया था। तो पिछले 6 महीनों से यहाँ पर इसका रिनोवेशन हो रहा था। हालांकि अभी
आपको बता दूं कि 26 अक्टूबर को गुजराती नववर्ष मनाया गया था, तो उसी दिन इसका उद्घाटन कर दिया गया और उद्घाटन के 4 दिनों बाद ही 30 अक्टूबर को ये इंसिडेंट हुआ और यहाँ पर 141 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दूं कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, क्योंकि लापरवाही के चलते ही ये इंसिडेंट हुआ है। किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए ऑनेस्टी शॉप की शुरुआत की गई है? ऑनेस्टी शॉप यानी कि आप इसको ईमानदारी की दुकान बोल सकते हैं, तो स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया है केरल राज्य के अंदर। एक्चुअल में केरल राज्य के अंदर एक जिला है जिसका नाम है एर्नाकुलम, और एर्नाकुलम जिले के 15 स्कूलों में हाल ही में ऑनेस्टी शॉप की शुरुआत की गई है। तो इसमें क्या होगा, दुकान के ऊपर कोई भी सेल्समैन नहीं होगा, यानी कि कोई भी दुकानदार नहीं होगा। तो जो बच्चे हैं वो अपनी ईमानदारी से जो भी चीज़ें वहाँ से उठाएंगे उसके लिए जितना उसका पैसा होगा, वहाँ पर एक लेबल लगा होगा हर एक प्रोडक्ट पर, तो जितना भी उसका पैसा होगा वो अपनी ईमानदारी से वहाँ पर उनको डालना होगा। तो इससे होगा ये कि जो बच्चे हैं उनके अंदर शुरुआत से ही ईमानदारी का गुण जो है वो आएगा और वो हमेशा आगे सच्चाई की राह पर चलेंगे। किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री 2022 जीत ली है? तो अमेरिका के अंदर हाल ही में फार्मूला 1 रेस हुई यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 और इसको जीत लिया है। आप यहाँ पर गेस कर सकते हैं, मैक्स वर्स्टापन ने इसको जीता है। मैक्स वर्स्टापन जो है ये नीदरलैंड के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और ये रेड बुल के लिए फार्मूला 1 रेस में ड्राइव करते हैं। तो इस बार इन्होंने 2022 सीजन में अब तक 14 रेस जीत ली हैं और इस बार के ये फार्मूला 1 में वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इस बार जो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है इसमें टोटल 22 रेस होनी है, जिसमें से 20 कंप्लीट हो चुकी हैं और इन 20 में से 14 रेस को अकेले मैक्स वर्स्टापन ने ही जीता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स के बाद मैक्सिको सिटी जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है उसको भी इन्होंने जीत लिया है। किस राज्य के अंदर भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के अंदर पहली बार माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। तो इसको महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है मुंबई शहर में। तो इसके जरिए क्या होगा, जो प्रवासी श्रमिक हैं वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, जिससे योजनाओं का लाभ उनको आसानी से पहुंचाया जा सके। 29 अक्टूबर को किस देश के अंदर हैलोवीन उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 156 लोगों की डेथ हो गई है? तो जिस दिन भारत के अंदर मोरबी पुल दुर्घटना हुई उससे जस्ट एक दिन पहले यानी कि 29 अक्टूबर की शाम को हैलोवीन उत्सव जो है ये दक्षिण कोरिया के अंदर मनाया जा रहा था और इस उत्सव में भाग लेने के लिए लगभग 1 लाख से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी और सही से मैनेजमेंट ना होने के चलते यहाँ पर भगदड़ में 156 लोगों की डेथ हो गई है। तो आंसर क्या होगा, ये जो हैलोवीन उत्सव है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर महाराष्ट्र राज्य के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर जो है ये बनाया जाएगा पुणे जिले के रंजनगांव में। पुणे जिले के रंजनगांव में ये बनाया जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन ए। 7वां आयुर्वेद दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है? तो आयुर्वेद दिवस जो होता है ये आप सभी जानते हैं कि धन्वंतरी जयंती जो होती है, यानी कि जिसको आम भाषा में धनतेरस कहा जाता है, उस दिन ये मनाया जाता है। इस बार धनतेरस थी 23 अक्टूबर को, तो 23 अक्टूबर 2022 को 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। आयुर्वेद दिवस की हर बार एक थीम भी होती है। इस बार की थीम रखी गई थी हर दिन हर घर आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद। अब इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ अक्टूबर के 4th वीक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स मनाए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए 23 अक्टूबर को मनाया गया है आयुर्वेद दिवस, जिसका इस बार विषय था हर दिन हर घर आयुर्वेद। 24 अक्टूबर को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। पोलियो जो है ये वायरस से फैलती है और इसके रोकथाम के लिए दिवस होता है। वैसे आपको बता दूं कि पोलियो जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर ही बचा है, बाकी पूरी दुनिया से ये समाप्त हो चुका है। इसकी जो थीम रखी गई है ये है ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। फिर महीने के बिल्कुल आखिर में यानी कि 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड सिटीज डे, जिसका इस बार विषय है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल, एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। फिर इसके बाद 31 अक्टूबर को भारत में भी एक दिवस होता है राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, जो कि आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है। हाल ही में किस आध्यात्मिक नेता को
देश के सिविल 20 ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के पास G20 की अध्यक्षता आने वाली है। 1 दिसंबर 2022 को भारत G20 की अध्यक्षता संभाल लेगा और फिर ये 1 साल तक भारत के पास रहेगी, यानी कि 30 नवंबर 2023 तक। तो यहाँ पर सवाल में पूछा गया था कि किस आध्यात्मिक नेता को देश के सिविल 20 ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया है। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सिविल 20 ग्रुप है इसी को शॉर्ट में C20 ग्रुप कहा जाता है, और ये जो G20 ग्रुप है उसी का एक एंगेजमेंट ग्रुप है। तो इसके अध्यक्ष के रूप में हाल ही में आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी देवी जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस संस्था ने दुनिया का पहला वैश्विक पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है? तो इसकी शुरुआत की है इंटरपोल नाम की संस्था ने। इंटरपोल ने हाल ही में ग्लोबल पुलिस मेटावर्स की शुरुआत की है। इसका मतलब यह है कि इंटरपोल, आप जानते हैं इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस के अंदर। इंटरपोल जिसको अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बोलते हैं, इसका मुख्यालय है फ्रांस के लियोन शहर में। अब क्या हुआ है, ये जो ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया गया है, इसके जरिए दुनिया भर के अंदर जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं वो इंटरपोल के हेडक्वार्टर में कभी भी विजिट कर सकती हैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए। इसका बेसिकली मतलब ये है कि कोई भी जो यूजर होगा, जो भी इसको यूज करेगा, वो आसानी से फ्रांस के लियोन शहर में जो इंटरपोल का मुख्यालय है उसका आभासी दौरा कर सकता है और वहां पर जो अधिकारी हैं उनके साथ में बातचीत भी कर सकता है। तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन किया गया था भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शहर 2023 में 91वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि 90वीं इंटरपोल महासभा कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली के अंदर। अब इसके बाद 91वीं महासभा जो है वो कहाँ पर आयोजित की जाएगी 2023 में, वो होगी वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दूं कि 2023 में ही इंटरपोल की स्थापना के 100 साल कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी साल 1923 में। ऑस्ट्रिया के वियना शहर से ही इसकी स्थापना हुई थी और इसी के चलते जब इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 2023 में, तो उसके लिए जो 91वीं इंटरपोल महासभा होगी उसकी मेजबानी दी गई है वियना, ऑस्ट्रिया को। 28 अक्टूबर को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन कौन से शहर के अंदर किया गया है? ये जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसकी स्थापना हुई थी साल 1963 के अंदर और ये भारत का एक प्रमुख बिजनेस स्कूल है जो कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो IIFT जो है इसका जो मेन परिसर है वो तो दिल्ली के अंदर है। उसके अलावा 2 और इसके परिसर हैं। एक तो बनाया गया था कोलकाता में और अभी अगला बनाया गया है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के अंदर IIFT का नया परिसर बनाया गया है और इसका उद्घाटन किया है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 28 अक्टूबर को रक्षा मंत्री ने BRO की कितनी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं? तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो हाल ही में लद्दाख की यात्रा पर गए हुए थे और उस दौरान इन्होंने जो सीमा सड़क संगठन है यानी कि BRO, इसकी 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब ये जो 75 परियोजनाएं हैं ये किसी एक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख और बाकी 6 सीमावर्ती राज्यों के अंदर भी ये परियोजनाएं जो हैं ये फैली हुई हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? टोटल 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जो 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, इनमें से 45 तो पुल हैं, 45 इसमें से ब्रिजेस हैं, 27 रोड हैं, 2 हेलीपैड हैं और 1 कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट है। तो इन 2 को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। बाकी तो 45 और 27 है, तो इनमें से किसी का भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। 2 हेलीपैड कहाँ पर बने हैं? तो इनमें से एक तो बना है, दोनों के दोनों पहली चीज तो लद्दाख में बने हैं, लद्दाख के अंदर। एक का नाम है हानले, ये हानले नाम की जो जगह है वहां पर बना है, और दूसरा थाकुंग, ये दोनों जो हैं ये ईस्टर्न लद्दाख में हैं, तो यहीं पर दोनों हेलीपैड बनाए गए हैं। फिर इसके बाद जो अगला है कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट। कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट जो है यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये BRO का पहला कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट है जो कि 19,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। कहाँ पर?
हाल लेह लद्दाख के अंदर। तो ये जो कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट है इसमें 57 जो कर्मी हैं बीआरओ के वो रह सकते हैं। ये भीषण सर्दी जब हो जाती है तो यहाँ पर कर्मियों को गर्माहट देने के लिए ये जो चैम्बर्स हैं ये बनाए गए हैं। तो इसी को नाम दिया गया है कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट, जो कि बीआरओ का पहला कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट है। यहाँ पर आपको एक पुल दिखाई दे रहा है जिसका नाम है श्योक सेतु और ये लद्दाख के अंदर ही है। तो इसका भी उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। पहला वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 28 अक्टूबर को कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट एंड एक्सपो जो है ये पहली बार हुआ था और इसका आयोजन हाल ही में 28 अक्टूबर को किया गया है नई दिल्ली के अंदर। भारत के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। अक्टूबर 2022 में एफएटीएफ ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल कर दिया है, जिसको बोलते हैं ब्लैक लिस्ट? तो देखिए, सबसे पहले एफएटीएफ के बारे में जानते हैं। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये पेरिस के अंदर बेस्ड एक संस्था है जो कि दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग होती है यानी कि आतंकवाद को धन मुहैया कराना, तो इन दोनों के खिलाफ ये नीतियां बनाने का काम करता है एफएटीएफ। एफएटीएफ ने कंट्रीज की दो तरह की लिस्ट बनाई है, एक तो ब्लैक लिस्ट और दूसरा ग्रे लिस्ट। जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं उनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है और इस लिस्ट में अभी तक सिर्फ दो ही देश थे, एक तो नॉर्थ कोरिया और दूसरा ईरान, लेकिन अब तीसरा देश इसमें शामिल हो गया है जो कि है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। आपसे पूछा गया है कि अक्टूबर 2022 में कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची से बाहर हो गया है? तो अभी मैंने आपको बताया दो तरह की लिस्ट है, एक तो ब्लैक लिस्ट और दूसरा है ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में तो 3 ही देश हैं, लेकिन जो ग्रे लिस्ट है इसमें टोटल 23 कंट्रीज हैं। तो इस लिस्ट में अभी तक पाकिस्तान और निकारागुआ भी शामिल थे, लेकिन अक्टूबर महीने में इन दोनों को बाहर कर दिया गया है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इन दोनों कंट्रीज के लिए बेहतर है क्योंकि अब इनको जो लोन है वैश्विक संस्थाओं से वो आसानी से मिल पाएगा। अक्टूबर 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल किया है? तो अभी तो मैंने आपको बताया कि ग्रे लिस्ट में 2 देश हैं जो कि बाहर हुए हैं, पाकिस्तान और निकारागुआ, तो उनके लिए तो बेहतर है। लेकिन 3 ऐसे देश हैं जिनको ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है इसी अक्टूबर महीने में। तो ये 3 देश कौन कौन से हैं? एक तो है तंजानिया, दूसरा है मोजाम्बिक, तीसरा है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पूरी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट जिसमें टोटल 23 कंट्रीज हैं। इसमें 3 नए देश शामिल हुए हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मोजाम्बिक और तंजानिया। एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट जो होती है इसमें 3 देश हैं, नॉर्थ कोरिया, ईरान और तीसरा अभी भी ज्वाइन हुआ है म्यांमार। किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है? फ्रेंच ओपन 2022 ये टेनिस का नहीं है बल्कि ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। तो ये फ्रांस के अंदर होने वाला एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है और इसके अंदर जो पुरुष डबल्स का खिताब है ये पहली बार भारतीयों ने जीता है। और ये कौन से खिलाड़ी हैं? एक तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और दूसरे हैं चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने ताइवान की जो जोड़ी थी उसको हरा करके ये खिताब जीता है। तो ये तो मेंस डबल्स की बात हो गई। इसी तरीके से जो मेंस सिंगल्स का खिताब है वो जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, जो कि डेनमार्क के हैं, और जो महिला एकल का खिताब होता है उसको जीता है चाइना की ही बिंगजियाओ ने। 27 अक्टूबर को किस संस्था ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग के ऊपर ये रिपोर्ट होती है और इसको जारी किया जाता है WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस बार की जो वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी की गई है इसमें बताया गया है साल 2021 के अंदर पूरी दुनिया में 10.6 मिलियन केसेस आए थे टीबी के, यानी कि हिंदी में कहें तो 1 करोड़ 6 लाख लोग टीबी से बीमार हुए थे 2021 में। इनमें से 1.6 मिलियन लोगों की डेथ भी हो गई थी 2021 के अंदर टीबी के चलते। और ये जो 10.6 मिलियन केसेस आए हैं 2021 के अंदर, ये 2020 की तुलना में 4.5% ज़्यादा थे, यानी कि टीबी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 10.6 मिलियन तो पूरी दुनिया में आए थे, इनमें से 23% यानी कि सबसे ज़्यादा भारत में ही आए थे टीबी के मामले। टोटल 29.5 लाख 29.5 लाख केसेस भारत के अंदर आए थे। इनमें से
5.05 लाख लोगों की डेथ भी हो गई थी टीबी के चलते। तो ये डेटा आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता निपोन गोस्वामी का निधन हो गया है। ये किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े थे? तो निपोन गोस्वामी जो हैं ये एक मशहूर असमिया अभिनेता थे। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। किस भारतीय को ICAO की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है? यहाँ पर ICAO का मतलब है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है। ये इस यूनाइटेड नेशन की एक विशेष विमानन एजेंसी है। तो इसकी जो वायु परिवहन समिति होती है उसका अध्यक्ष हाल ही में एक भारतीय को बनाया गया है, जिनका नाम है सैफ अली जुनेजा। सैफ अली जुनेजा 28 साल के बाद ऐसा हुआ है जब किसी भारतीय व्यक्ति को इसकी वायु परिवहन नीति का अध्यक्ष बनाया गया हो। अगर आपसे पूछा जाता है कि ICAO जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा मॉन्ट्रियल कनाडा में है। भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है? टाइगर ट्रायम्फ नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाला एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस का मतलब भारत और अमेरिका की तीनों सेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये अभ्यास कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये पहली बार हुआ था सन 2019 में। तो अभी इसका आयोजन फिर से किया गया है। हाल ही में किस खाद्य पदार्थ को फूड कैटेगरी में मोस्ट पॉपुलर GI का पुरस्कार दिया गया है? तो भारत के जिन भी प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल चुका है उनमें सबसे बेस्ट कौन से हैं, उसके लिए हाल ही में एक वोटिंग करवाई गई थी भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो इस वोटिंग के अंदर पता चला है कि फूड कैटेगरी में जो मोस्ट पॉपुलर GI का पुरस्कार मिला, ये मिला है हैदराबादी हलीम को। हैदराबादी हलीम जो है ये एक नॉनवेज डिश है और ये रमज़ान के टाइम पर खाया जाता है। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो यहाँ पर सबसे मोस्ट पॉपुलर GI का पुरस्कार मिला है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर की कैटेगरी में ओडिशा की कंदमान हल्दी को ये पुरस्कार मिला है। हाल ही में किसने $44 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है? तो ट्विटर को खरीदने की जो एलोन मस्क की डील थी वो कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि जो एलोन मस्क हैं इन्होंने $44 बिलियन में ट्विटर कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है और इन्होंने अपने आप को यहाँ पर CEO भी बनाया है, क्योंकि जो भारतीय मूल के पराग अग्रवाल थे उनको बाहर निकाल दिया गया है। तो एलोन मस्क जो हैं वो अब इस कंपनी के भी CEO बन गए हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं।